आज हम जॉर्ज एस क्लैक्सन की एक बहुत ही मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हम्म। ये किताब हमें प्राचीन बेबीलोन में ले जाती है, एक ऐसा शहर जो अपनी दौलत के लिए जाना जाता था। बिल्कुल। पर दिलचस्प बात यह है कि बेबीलोन की ये दौलत किसी सोने की खान या प्राकृतिक संसाधनों से नहीं आई थी। हाँ, ये दौलत आई थी वहाँ के लोगों की वित्तीय समझ से। बिल्कुल। उन्होंने पैसे के नियमों को समझ लिया था। उन्होंने ये जान लिया था कि पैसा कमाना, उसे बचाना और फिर उस पैसे से और पैसा बनाना, ये एक कला है, एक विज्ञान है। और इसी ज्ञान ने बेबीलोन को उस जमाने का, कह सकते हैं, एक आर्थिक सुपर पावर बना दिया था। और इस ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। राजा सारगोन की कहानी। हाँ, राजा अपने शहर को देखते हैं, बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उन्हें एक अजीब सी समस्या दिखती है कि दौलत तो बहुत है शहर में, लेकिन वो रस कुछ ही लोगों के पास जमा हो गई है। आम आदमी तो गरीब का गरीब ही है। और जब राजा इसकी वजह पूछते हैं तो उनके सलाहकार एक बहुत गहरी बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं क्योंकि दौलत कैसे कमाई जाती है ये बस वही कुछ लोग जानते हैं। वाह! मतलब अमीरी को एक किस्मत की बात नहीं है। नहीं, ये एक हुनर है, एक हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। और इसी हुनर को सिखाने का जिम्मा राजा शहर के सबसे अमीर आदमी अरकाद को देते हैं। अरकाद, जो खुद अपनी मेहनत और समझ से अमीर बने थे। बिल्कुल। राजा ने उनसे कहा कि वो अपनी कामयाबी के राज आम लोगों को सिखाएं। और अरकाद मान भी गए। उन्होंने वादा किया कि वो एक खाली पर्स के 7 इलाज सिखाएंगे। वही 7 नियम जिन्होंने उन्हें अमीर बनाया। हाँ, और दिलचस्प बात यह भी है कि अरकाद ने भी ये ज्ञान किसी से सीखा था, अल्गामिश नाम के एक बूढ़े साहूकार से। अच्छा। और अल्गामिश का पहला और सबसे जरूरी सबक था, तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ तुम्हारा है, जिसे तुम्हें अपने पास रखना है। A part of all you earn is yours to keep। क्या लाइन है! सुनने में कितना सीधा लगता है ना? है, लेकिन शायद यही सबसे मुश्किल काम भी है। तो चलिए इसी बुनियाद पर बने उन 7 इलाजों को देखते हैं। औकात का पहला इलाज है, अपना बटुआ भारी करना शुरू करें। हाँ, और अरकाद ने इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाया। कैसे? उन्होंने कहा, अपने बटुए में डाले गए हर 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 ही बाहर निकालो। बस आपका बटुआ फौरन भारी होने लगेगा। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, वो बढ़ता हुआ वजन आपके हाथ में एक एहसास देगा, एक तसल्ली देगा। ये तो आज का पे योरसेल्फ फर्स्ट वाला सिद्धांत है, मतलब सबसे पहले खुद को भुगतान करें। बिल्कुल, ये उसी का मूल है। लेकिन ये एक वित्तीय सलाह से कहीं ज्यादा है। ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है कि मेरी तनख्वाह का पहला हकदार मैं हूं, मेरे बिल या मेरे शौक नहीं। हाँ, आज के विशेषज्ञ इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। हम भविष्य के बड़े इनाम के बजाय आज के छोटे मोटे सुख को ज्यादा तवज्जो देते हैं। सही बात है। तो ये जो 10% बचाने का नियम है, ये सिर्फ गणित नहीं है, ये हमारी इस इंसानी कमजोरी से लड़ने का एक तरीका है। ठीक है, तो पहला कदम उठा लिया, 10% बचाना शुरू कर दिया। पर मैंने अक्सर देखा है कि जैसे ही आप एक जगह पैसा बचाते हैं, कहीं और से खर्चा निकल आता है। ये एक जाल जैसा है। बिल्कुल, और यही हमें दूसरे इलाज पर लाता है, अपने खर्चों पर काबू रखें। अरकाद ने अपनी क्लास में यही सवाल पूछा था। वहां अलग अलग कमाई वाले लोग थे, लेकिन सबके बटुए खाली थे। क्यों? क्योंकि जैसा अरकाद कहते हैं, जिसे हम जरूरी खर्चे कहते हैं, वो हमेशा हमारी आमदनी के बराबर फैल जाते हैं, जब तक हम होश में रहकर इसका विरोध न करें। ये कुछ पार्किंसन के नियम जैसा है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना उसे करने के लिए वक्त होता है। बिल्कुल। यहाँ खर्चा उतना ही फैल जाता है जितनी आपकी कमाई होती है। तो यहाँ पर दिलचस्प बात क्या है? अपनी इच्छाओं और अपनी जरूरतों के बीच का फर्क समझना। अरकाद इच्छाओं की तुलना खेत में उगने वाली जंगली घास से करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, जैसे एक खेत में जहां भी किसान जगह छोड़ता है वहां जंगली घास उगाती है, वैसे ही इंसान के मन में इच्छाएं बेरोक टोक बढ़ती हैं। तो इसका हल क्या है? बजट बनाना? ये शब्द सुनते ही लगता है कि अब जिंदगी की सारी मौज मस्ती खत्म। हाँ, ये डर तो होता है, लेकिन अरकाद का तरीका थोड़ा अलग है। वो ये नहीं कहते कि कंजूस बन जाओ। तो फिर? वो कहते हैं, अपने खर्चों को लिखो, फिर उनमें से उन खर्चों को चुनो जो वाकई जरूरी हैं और जिन्हें तुम्हारी 90% कमाई से पूरा किया जा सकता है। और बाकी को अपनी अनगिनत इच्छाओं का हिस्सा मानकर छोड़ दो और उनके लिए अफसोस मत करो।
बजट कंजूसी नहीं है, बजट इरादा है। सही बात है। ये तय करना कि आपका पैसा कहाँ जाएगा, बजाय इसके कि आप महीने के अंत में हैरान हो कि पैसा गया कहाँ। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने पैसा बचाया और उसे अपनी फिजूल की इच्छाओं से भी बचा लिया। अब हमारे पास कुछ जमा पूंजी है। यहीं से तीसरा इलाज शुरू होता है। हाँ, अपने सोने को काम पर लगाओ, उसे गुणा करो। अरकात कहते हैं कि बटुए में रखा सोना सिर्फ तसल्ली देता है, कमाकर कुछ नहीं देता। आपकी बचत को एक कर्मचारी की तरह काम करना चाहिए। हर सिक्के को एक सुनहरा गुलाम बनाओ जो तुम्हारे लिए और सिक्के पैदा कर सके। सही। ये तो सीधे सीधे निवेश और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग की शक्ति भी बात हो रही है। बिल्कुल। पैसा जो आपके लिए पैसा कमाए और फिर वो कमाई भी आपके लिए और पैसा कमाए। अरकाद ने इसे समझाने के लिए किसान की कहानी सुनाई थी। हाँ, वो कहानी। उस किसान ने अपने बेटे के जन्म पर 10 चांदी के सिक्के एक साहूकार के पास निवेश किए। और नतीजा? जब बेटा 50 साल का हुआ तो वो 10 सिक्के 167 चांदी के सिक्कों में बदल चुके थे। लगभग 17 गुना 50 सालों में। हाँ, ये है चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत, जब उसे वक्त का साथ मिलता है। ये दिखाता है कि आपका धन एक सेना की तरह बन सकता है। लेकिन पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बचाए रखना वो बिल्कुल अलग कहानी है। मुझे अरकात की वो कहानी हमेशा चौंकाती है, जहां उन्होंने अपनी साल भर की बचत एक ईंट बनाने वाले को दे दी थी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही हमें चौथे इलाज पर लाता है। अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। अरकात का पहला नियम है अपने मूलधन की सुरक्षा। बड़े मुनाफे के लालच में ऐसा दांव मत लगाओ जहां सब कुछ डूबने का खतरा हो। लेकिन दूसरा नियम शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? सलाह सिर्फ उन लोगों से लो जो उस काम में माहिर हैं। अच्छा। अरकाद ने अपनी बचत अजमूर नाम के एक ईंट बनाने वाले को दी। क्यों? क्योंकि अजमूर ने वादा किया था कि वो दूर देश से कीमती जवाहरात खरीद कर लाएगा। और नतीजा क्या हुआ? अजमूर को ठग लिया गया और उसे जवाहरात की जगह कांच के टुकड़े बेच दिए गए। अरकाद की सारी बचत डूब गई। और सबक ये था, किसी ईंट बनाने वाले से सितारों के बारे में मत पूछो। बिल्कुल। और ये गलती आज भी हम सब करते हैं, बस रूप बदल गया है। मतलब? अब ईंट बनाने वाला नहीं, बल्कि कोई यूट्यूबर या व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई अनजान आदमी हमें अगला मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बता रहा होता है। सही बात है। सिद्धांत वही है, माध्यम बदल गया है। अगर आपको जवाहरात पर सलाह चाहिए तो जौहरी के पास जाइए। अगर निवेश पर सलाह चाहिए तो किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार के पास जाइए। बिल्कुल। तो अपने पैसे को बुरे निवेशों से बचाना जरूरी है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा खर्चा होता है, यानी हमारे रहने की जगह, क्या वो खुद एक अच्छा निवेश बन सकता है? और यही अरकात का 5वां इलाज है। अपने रहने के घर को एक फायदेमंद निवेश बनाओ। मतलब अपना खुद का घर बनाओ? हाँ, अरकात का तर्क बहुत सीधा है। जब आप किराए पर रहते हैं तो आप हर महीने अपनी मेहनत की कमाई किसी और की संपत्ति बनाने में लगा रहे हैं। लेकिन जब आप अपना घर बनाते हैं तो हर किश्त आपके अपने एसेट को बढ़ा रही है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सलाह आज के दौर में उतनी ही कारगर है, खासकर भारत के बड़े शहरों में? ये बहुत ही जायज सवाल है। जहां घर इतने महंगे हैं कि ईएमआई आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ले सकती है, क्या ये फायदेमंद निवेश की जगह एक बोझ नहीं बन जाता? देखिए, हमें अरकात के सिद्धांत की आत्मा को समझना होगा। अच्छा? आत्मा ये है कि अपने सबसे बड़े खर्चों में से एक को निवेश में बदलो। अच्छा। उस जमाने में घर बनाना शायद सबसे सीधा तरीका था। आज शायद हालात अलग है। हो सकता है किसी के लिए किराए पर रहना और बचे हुए पैसे को कहीं और निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो। लेकिन सिद्धांत आज भी खरा है। जब आप अपना घर बनाते हैं तो आप सिर्फ एक छत नहीं बल्कि एक संपत्ति बना रहे होते हैं, और उससे जो मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं। ये एक अच्छा नजरिया है। अब बात करते हैं लंबी अवधि की योजना की। छठा इलाज, भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करो। हाँ, अरकात कहते हैं कि हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे की तरफ जाता है। ये जिंदगी का रास्ता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए हर किसी को अपने आने वाले दिनों के लिए तैयारी करनी चाहिए, जब वो कमाने की ताकत खो देंगे, और अपने परिवार के लिए भी। ये सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, ये अपने भविष्य के आपके प्रति एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और यहाँ अरकाद एक ऐसी प्रणाली की कल्पना करते हैं जो आज के जीवन बीमा जैसी लगती है। सच में? हाँ,
वो कहते हैं कि बुद्धिमान लोग एक दिन ऐसी योजना बनाएंगे जहां बहुत से लोग नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी रकम देंगे, ताकि जब किसी सदस्य की मौत हो तो उसके परिवार को एक बड़ी रकम मिल सके। वाह, ये सिद्धांत वाकई समय से बहुत आगे के थे। और आखिर में 7वां और शायद सबसे जरूरी इलाज, कमाने की अपनी काबिलियत बढ़ाओ। हाँ, क्योंकि बाकी के 6 नियम उस पाइपलाइन पर निर्भर करते हैं जिससे पैसा आ रहा है। सही बात है। अगर आप उस पाइपलाइन को ही बड़ा कर दें तो सब कुछ आसान हो जाता है। अरकाद कहते हैं कि सिर्फ अमीर बनने की इच्छा रखना एक कमजोर चाहत है, लेकिन 5 सोने के सिक्के कमाने की इच्छा एक ठोस लक्ष्य है। और इसका तरीका है अपने हुनर को लगातार बेहतर बनाना। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। अरकाद अपना ही उदाहरण देते हैं। जब वो एक मामूली लेखक थे तो उन्होंने ठान लिया कि वो किसी से पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा। उन्होंने अपने काम में ज्यादा दिलचस्पी, ज्यादा ध्यान और ज्यादा लगन लगाई। जल्द ही शहर में बहुत कम लोग एक दिन में उनसे ज्यादा लिख पाते थे। और उनकी इस बढ़ी हुई काबिलियत का इनाम उन्हें मिला। ये तो आज के अपस्किलिंग के कंसेप्ट जैसा ही है। बिल्कुल वही है। तो बेबीलोन के ये 7 सिद्धांत आज भी उतने ही ताकतवर हैं। अपनी कमाई का 10% बचाओ, अपने खर्चों पर काबू रखो, अपने पैसे को काम पर लगाओ, माहिर लोगों से सलाह लो, अपने सबसे बड़े खर्चे को निवेश में बदलो, भविष्य के लिए योजना बनाओ और हमेशा सीखते रहो। अरकाद की कहानियों से एक और बहुत गहरी बात निकल कर आती है। वो क्या है? एक बार उनके दोस्तों ने पूछा कि क्या उनकी सफलता का राज उनकी इच्छा शक्ति है, विल पावर। अरकाद ने इस विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, इच्छा शक्ति कुछ नहीं, बस अपने तय किए हुए काम को हर हाल में पूरा करने का पक्का इरादा है। एक पक्का इरादा। हाँ, उन्होंने मिसाल दी, अगर मैं तय कर लूं कि 100 दिनों तक हर रोज पुल पार करते हुए एक कंकड़ नदी में फेंकूंगा, तो मैं वो करूंगा। मैं ये कहकर नहीं टालूंगी कि कल 2 फेंक दूंगी। मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या कामयाबी किसी रहस्यमयी अंदरूनी ताकत से मिलती है, या ये बस एक साफ लक्ष्य तय करने और फिर उसे बिना चूके पूरा करने की आदत बनाने का नतीजा है?